गुड मॉर्निंग। रियल एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेमा प्रूफ करेंगे और आपके सामने लिखा हुआ है एबेल्स लेमा। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस ही करेंगे। एक्चुअली एबेल लेमा का जो एप्लीकेशन है शायद आज टाइम ना हो पाए, तो एबेल्स के जो टेस्ट हमारे पास कन्वर्जेंस के लिए हम करेंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लेमा को सीख लेते हैं। तो ये क्या कहा जा रहा है इसमें ज़रा ध्यान दीजिए। इफ द सीक्वेंस Sn ऑफ द पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज सिग्मा An satisfies Sn is bounded between small m and capital M for every natural number। तो आपके पास एक सीरीज है सिग्मा An। हमने पार्शियल सम के बारे में बात की थी कि शुरू की एन टर्म के सम को Sn बोलते हैं सीरीज में। तो शुरू की एक ही टर्म है तो S1 है, शुरू की दो टर्म का सम S2, तीन टर्म का सम शुरू की S3 एंड सो ऑन। तो एक सीक्वेंस बना है Sn, और जो Sn है वो हर नेचुरल नंबर के लिए बाउंडेड है। दो डिफरेंट बाउंड मिल रहे हैं, स्मॉल m और कैपिटल M। ये तो हुआ An के लिए। यहीं पर आपसे कहा गया है कि एक सीक्वेंस है Bn, कैसा है, नॉन इंक्रीजिंग नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सीक्वेंस है। मतलब Bn में कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है। अब Bn इंक्रीजिंग नहीं है, मतलब या तो कांस्टेंट है या डिक्रीजिंग है। तो फिर अगर इनके प्रोडक्ट का An और Bn के प्रोडक्ट का फाइनाइट सम किया जाए, फाइनाइट सम, यहाँ पर जब An लिखा है तो यहाँ पर n कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 to infinity, और यहाँ k from 1 to n है। तो फिर ये बाउंडेड होगा और m टाइम्स B1 और कैपिटल M टाइम B1 के बीच ही होगा। ये प्रूफ करना है, काफ़ी यूजफुल है। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तब भी ये यूजफुल है। सीक्वेंस ऑफ रियल फंक्शंस की कन्वर्जेंस और सीक्वेंस और सीरीज के बारे में पढ़ते हैं तब भी यूजफुल है। तो ये इंडिपेंडेंटली मैं पढ़ा रहा हूँ इसीलिए, ताकि ये मल्टीपर्पज चीज़ है, आपको एक से ज़्यादा जगहों पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसे कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग देखते हैं। हमसे क्या कहा गया है, देखिए, गिवन सिग्मा An n इक्वल टू 1 इज ए सीरीज, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो जो S1 होगा वो केवल पहली टर्म होगा। इसका पहली टर्म क्या है, A1। S2 क्या होगा, A1 प्लस A2। S3 क्या होगा, S3 आपके पास A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। तो ऐसी Sn क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस An। तो ये पार्शियल सम्स का सीक्वेंस। सो Sn is a sequence of partial sums of partial sums। हमने ये सीक्वेंस बना लिया है, ठीक है। तो अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो इस वैल्यू के दो। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि हमने S1 S2 तो निकाले हैं, हम इनसे कुछ और कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ A1 को हम S1 लिख सकते हैं, वो तो दोनों बराबर हैं। A2 को क्या लिख सकते हैं, S2 माइनस A1। तो आप S2 माइनस S1 चाहिए। शुरू की दो टर्म्स के सम में से पहली टर्म हटा दीजिए तो सेकेंड टर्म ही बचेगी। A3 क्या लिख सकते हैं, S3 माइनस S2। शुरू की तीन टर्म के सम से शुरू की दो टर्म्स के सम को हटा दीजिए तो थर्ड टर्म ही बचेगी एंड सो ऑन। तो An क्या होगा, Sn माइनस 1। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। Hence
सिग्मा ए के बी के इक्वल टू 1 to n। अगर आप इसे लिखेंगे तो ये क्या होगा, a1b1 प्लस a2b2 प्लस एंड सो ऑन an bn। a1 की जगह क्या लिखा है अभी आपने, s1b1 प्लस a2 की जगह पर s2 माइनस s1b2 प्लस एंड सो ऑन an की जगह sn माइनस sn माइनस n bn। तो आप देखिए s1 दो जगह है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो आप क्या लिख सकते हैं, s1 कॉमन लेके b1 माइनस b2 प्लस s2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ b2 अगले में b3 प्लस sn माइनस 1 कॉमन ले लीजिए इसी पैटर्न पे, तो bn माइनस 1 माइनस bn और उसके बाद लास्ट टर्म sn p। ये हमारे पास वैल्यू आ गई a के b के इक्वल टू 1 to n। इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने a1 a2 a3 हटा दिए। अब हमें ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बाउंडेड है। तो देखिए कैसे करें, लोअर बाउंड से शुरू करते हैं, MB1 से करना है। हियर MB1, क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, M कॉमन ले लीजिए, B1 माइनस B2 प्लस, अब B2 सब्ट्रैक्ट किया है तो B2 माइनस B3 प्लस एंड सो ऑन bn माइनस 1 माइनस bn प्लस bn। तो आप समझ रहे हैं, जो सब्ट्रैक्ट किया वो ऐड किया है, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, MB1 ही रहेगा। m से मल्टीप्लाई हुआ तो m टाइम्स b1 माइनस b2 प्लस m टाइम्स b2 माइनस b3 m टाइम्स bn माइनस 1 माइनस bn प्लस m टाइम्स bn। ये है, ध्यान दीजिए हमें स्टेटमेंट में ये लाइन मिली हुई है, हर एक m लेस देन इक्वल टू sn है फॉर एवरी n। तो मैं इसका यूज करता हूँ, तो m से बड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर रखना हो तो पहले मैं s1 b1 माइनस b2 s2 b2 माइनस b3 प्लस एंड सो ऑन sn माइनस 1 bn माइनस 1 माइनस bn प्लस sn bn। ये इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है, यहाँ पर लिख देते हैं एज m लेस देन इक्वल टू sn फॉर एवरी n। हर एक n के लिए ऐसा है, तो m s1 से भी छोटा होगा, तो यहाँ पर m से बड़ा s1, यहाँ m से बड़ा s2, यहाँ m से बड़ा sn माइनस 1 और यहाँ m से बड़ा sn। इस तरह से रखा है ताकि आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाए, और ये किसके बराबर है, ये। तो आपने प्रूफ कर दिया, दिस इम्प्लाई MB1 लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ AK BK K फ्रॉम 1 to n। इक्वेशन नंबर 2। तो हमने ये प्रूफ कर दी, एक तरफ की इनइक्वलिटी हो गई कि ये चीज बाउंडेड है और लोअर बाउंड ये रहेगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब इसी का दूसरा पार्ट भी बहुत आसान है, हमें ये यूज करना है यहाँ कैपिटल M के मामले में उससे छोटा लेना है sn, और इसी पैटर्न से प्रूफ करते हुए हम इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड ले आएंगे जो AK BK के बराबर होगा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे। अब देखिए मैंने इक्वेशन 1 को फिर लिख दिया है, ये इक्वेशन 1 जो हमने पढ़ा था वही है।
और यहाँ पर यह है कि जो Sn है वो लेस देन इक्वल टू m है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो S1 भी m से छोटा लिया जा सकता है, S2 भी, S3 भी ऐसा लिया जा सकता है। तो फिर S1 से बड़ा क्या आ जाएगा, m b1 माइनस b2 प्लस m b2 माइनस b3 प्लस एंड सो ऑन प्लस m bn माइनस 1 माइनस bn प्लस m bn। तो फिर ये सेम सिचुएशन है, ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और केवल क्या बचेगा, m b1। तो आपको मिला यहाँ से ak bk summation k from 1 to n that is less than equal to m bn, क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रॉम 2 and 3 हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, प्रूफ हो गया। फ्रॉम 2 and 3 we get this summation ak bk k from 1 to n, this is always greater than small m b1 and less than कैपिटल M b1। ये आपके पास प्रूफ हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप एक पार्शियल सम का जो सीक्वेंस आपका था उसी में से a1 a2 a3 की वैल्यू निकालिए और आसानी से प्रूफ हो जाना है। यहाँ पर हमने ये दिया था कि Sn जो था वो स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में था, हमने ये लिखा था, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि जो Sn है आप एक ही ले लें माइनस m और कैपिटल M के बीच में, इस तरह से अगर ले लें, जो न्यूमेरिकली इन दोनों में बड़ा है, स्मॉल m और कैपिटल M में न्यूमेरिकली मॉड में जो बड़ा है, चाहे वो मैं मान के चल रहा हूँ, चलो ये बड़ा है, तो ऐसा कर लीजिए। तो दो डिफरेंट बाउंड की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हैं फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो फिर ये रिजल्ट क्या कहता है, देन उस समय अगर आप इस इनइक्वलिटी को एबल को फिर लगाएं तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए जे बी जे जो ये है के फ्रॉम 1 to n, ये चीज़ लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, m b1। आप इस तरह से भी कह सकते हैं इस बात को कि फिर ये पूरा जो है मैग्नीट्यूड इसका माइनस m b1 और प्लस m b1 के बीच में होगा। b1 पे फोकस इसीलिए है कि b1 नॉन इंक्रीजिंग है, तो अब आप देखेंगे कि सबसे बड़ी टर्म b1 ही मिलेगी फिर आपको ना, तो सबसे बड़ी टर्म ले ली आपने bn सीक्वेंस में, क्योंकि वो सीक्वेंस बढ़ेगा नहीं आगे को। तो ये 1 से शुरू कर रहे हैं, वैसे आप कहीं से भी आगे को शुरू कर लीजिए, किसी भी एक नंबर से, और n तक कहीं से शुरू कर लीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब इन पर्टिकुलर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इफ़ कहीं पर ऐसा हो, जैसे हम लोग इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसलिए लिख रहा हूँ, इफ़ am+1 am+2 प्लस an आपने लिखा, ये ऐसा नहीं हो गया, दिस इज लेस देन इक्वल टू m, देन आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा फिर, am+1 bm+1 प्लस and so on an bn, that will be less than equal to m times b1। तो आप इस तरह से यूज इसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एबेल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट सीरीज ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए टेस्ट प्रूफ भी करूँगा, तो उस समय ये जो इनइक्वलिटी आज मैंने प्रूफ की है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आज मैंने एक साथ मिक्सअप नहीं किया। आज आप एबेल लेमा या एबेल इनइक्वलिटी जो भी बोलें इसे समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में
हम लोग एबल टेस्ट और डायरेक्टली टेस्ट को प्रूफ करेंगे, कैसे हम उनका यूज़ करते हैं ये सीखेंगे। आज अब मैं कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस आपको कराना चाहूँगा इस लेक्चर में इससे आगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट इफ सिग्मा एफ एन आपके पास है कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली, कोई सीरीज है और इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज कर रही है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो सीक्वेंस एफ एन भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा और कहाँ को कन्वर्ज करेगा, ये जीरो को करेगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो पिछले लेक्चर में हमने सीरीज की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए क्राइटेरिया अपनाया था क्रॉसी वाला, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस गिवन सिग्मा एफ एन n equal to 1 to infinity converges यूनिफॉर्मली। ठीक हो गया। तो पहले सबसे पहले एप्सिलॉन दैट इज लेट एप्सिलॉन बी दिस। तो आपको एक नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा, हमेशा कन्वर्जेंस में ढूंढना ही यही है। सो देयर एग्जिस्ट एक n है मान लीजिए, जो नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, सच दैट। तो जो f हमने पढ़ा था पिछला लेक्चर, अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो एफ एम प्लस 1x प्लस एंड सो ऑन एफ एन एक्स मॉड दिस समेशन विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n जो था आपके पास n और m दोनों किससे बड़े होंगे, n से। वैसे यहाँ पर जो n होगा वो m से भी बड़ा होगा, तभी आप m+1 से करते करते n तक जाएंगे। तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है सीरीज के बारे में, और इसका प्रूफ भी मैंने आपको कराया था कि ये कैसे आया, और पार्शियल सम की मदद से किया था। आप पिछला लेक्चर फॉलो कर सकते हैं, मैं इससे आगे नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। अब देखिए हमने ये लिखा, सिंस दिस inequality holds for all m greater than equal to n, ये है। और ये भी था कि जो n था वो m से बड़ा है। तो मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू लेता हूँ, इन पर्टिकुलर जब सभी के लिए है तो किसी एक खास वैल्यू के लिए भी रिलेशन होल्ड करेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो n है वो m से ठीक थोड़ा सा आगे मान लेता हूँ, तो m+1 मान लेते हैं n, m और n में एक ही रिलेशन, ऐसा मान लेता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो fn से m मॉड वो लेस देन एप्सिलॉन है फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n, ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं। आप दोबारा लास्ट पेज पे जाइए, देखिए m+1 n हो जाएगा पर्टिकुलर वैल्यू में, तो फिर एक ही टर्म आनी है ये। और वैसे भी इतनों का सम अगर लेस देन एप्सिलॉन आया तो केवल m+1 को n मान के fn का मॉड भी लेस देन एप्सिलॉन ही होगा। जब इतनी सारी टर्म्स का सम 1 है, लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये भी होगा नहीं, m+1 को n मान लिया मैंने ये। और ये क्या कह रहा है आपको, देखिए तो सीक्वेंस के लिए अब आप सीक्वेंस के तौर पर सोचिए, fn मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन n, और एप्सिलॉन आपको फिट से ही है, n आपको मिला हुआ है। दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस fn कन्वर्जेस टू 0 यूनिफॉर्मली, जो ये किसी x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आपको x के बारे में तो बात ही नहीं हुई है, इसका हर एक डोमेन के हर पॉइंट के लिए ऐसा हो रहा है। तो सीरीज अगर आपके पास कोई सीरीज है जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो उसकी जो टर्म्स हैं उनसे बनने वाला जो सीक्वेंस होगा वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, और कहाँ को कन्वर्ज करेगा, वो 0 की तरफ करेगा। उम्मीद है आपने पसंद किया होगा क्वेश्चन। एक रूल की तरह है इन जनरल, आप इसे मेंटेन रखिए, आपके बहुत काम आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमने डिफरेंशिएबिलिटी में एक बार बात की थी इसके बारे में। तो विरिस्टस साहब ने एक पूरी फैमिली डिस्कस की थी। एक्चुअली एक ऐसा फंक्शन जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो लेकिन नोवेयर डिफरेंशिएबल हो। ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा फंक्शन जो हर जगह कंटिन्यूअस हो लेकिन डिफरेंशिएबल कहीं भी नहीं। तो बोलजानो ने ये पेपर पब्लिश नहीं कराया था। बाद में विरिस्टस ने पूरी फैमिली ऐसी डिस्कस की और इस तरह के जो हैं ए टू द पावर एन क्रॉस बी टू द पावर एन एक्स और n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इस तरह के फंक्शंस लिए थे। ये ए टू द पावर n है और जहाँ a और b काफ़ी केयरफुली चूज किए गए थे। तो ये पूरी फैमिली इस तरह के a और b चूंकि आप बदलेंगे तो आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे, इसलिए फैमिली बोला है। ये पूरी फैमिली ऐसे फंक्शंस की थी जो दुनिया में हर जगह हर रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस है लेकिन कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं। फंक्शंस विच आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नोवेयर डिफरेंशिएबल, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है। आप इसके बारे में थोड़ा गूगल या यूट्यूब पे भी जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा, या किसी बुक से पढ़िए कुछ और। तो मैंने उसी का एक पर्टिकुलर केस चाहिए, देखिए आपने लिया है ये 2 टू द पावर n, यहाँ पर लिख लीजिए आगे से। तो 1/2 टू द पावर n मतलब a 1/2 ले रखा है और b 2 ले रखा है। तो आपने एक पर्टिकुलर केस लिया हुआ है और प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस है। मेरा जो पर्पज है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बेस पे प्रूफ करना है। तो ये जो पूरा फंक्शन है, ये पूरी फैमिली आएगी डिफरेंट वो रखने से, ये नोवेयर डिफरेंशिएबल बट एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। और ये विरिस्टस का काफ़ी बड़ा योगदान है। आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, आपको कई चीज़ें एनालिसिस की यहाँ भी समझ में आएगी और बाद में विरिस्टस की अप्रॉक्सीमेशन जो थ्योरी है उसके लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप एनालिसिस में करियर बनाना चाहते हैं। तो मैं अपने को रेस्ट्रिक्ट करता हूँ और केवल जीएट्स की कंटिन्यूटी पे फोकस करता हूँ। देखिए कैसे। तो देखिए मेरे पास ये जो जनरल टर्म है मैं GNX ले लेता हूँ और ये है क्रॉस 2 टू द पावर nx अपॉन 2 टू द पावर n। अगर आप GNX मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ 1/2 टू द पावर n इंटू क्रॉस ऑफ 2 टू द पावर n इंटू x। क्रॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो ये हमेशा इससे छोटा आएगा। तो ये तो जनरल टर्म थी। तो अगर आप सिग्मा GNX देखेंगे n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो आप देखेंगे कि चलिए इसका मॉड भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये 1/2 टू द पावर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। इस सीरीज से बड़ी ये सीरीज आएगी। तो अगर ये बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट है, इसका सम फाइनाइट आ जाए, तो फिर ये भी कन्वर्जेंट होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और हर एक एक्स के लिए होगी तो यूनिफॉर्मली हो जाएगी। अगर आप देख रहे हो तो ये इन्फाइनाइट GP है और इसका सम कितना होगा a/1 - r। तो सम होगा a मतलब 1/2, फर्स्ट टर्म 1 - r भी 1/2, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो फिर ये भी हमेशा क्या होगी कन्वर्जेंट, दिस इम्प्लाइज। और हाँ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगी ही। तो फिर सिग्मा GNX n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है सीरीज की। अभी हमने सीरीज की बात की है, ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अच्छा, दूसरी बात, ऑल्सो ईच GNX इज कंटिन्यूअस।
ये हर एक जो है, ये जो फंक्शंस थे मैंने आपको वैसे भी ट्राई, कंटिन्यू है, कंटिन्यूटी में हमने कई चीज़ें पढ़ी भी हैं। आप चाहें तो स्ट्रेट कंटिन्यूटी देखिए, डिनोमिनेटर से परेशान मत होइए, वो तो कांस्टेंट है 2 to the power n। कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे होगी एक्स पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आप चेक कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हर पॉइंट पर क्या आएगा, कंटिन्यूअस है। और हर एक जी एन एक्स कंटिन्यूअस है, तो हर एक जी एन एक्स कंटिन्यूअस है। और जो सीरीज है ये जी एन एक्स से बनने वाली, वो भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। तो मैंने आपको इस थ्योरम पढ़ाई थी पिछले लेक्चर में कि अगर आपके पास कोई सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और हर एक, ये प्रूफ भी कराया मैंने, ये कंटिन्यूअस है, तो जो लिमिट फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस है। तो इस सीरीज का समेशन जो है वही उसका लिमिट फंक्शन है। ये लिख देते हैं, लिमिट फंक्शन ऑफ सिग्मा जी एन एक्स दैट इज जी एक्स is uniformly, continuous, यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं, कंटिन्यूस ऑन आर। तो ये पूरे आर में क्या है, कंटिन्यूस है। अगर कोई सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और हर टर्म कंटिन्यूस है तो लिमिट फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। ये मैंने आपको कराया है, आप थ्योरम का पूरा प्रूफ है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, कंटिन्यूटी इस तरह से भी चेक की जा सकती थी लिमिट फंक्शन की। लिमिट फंक्शन मतलब जो सीरीज का समेशन आएगा उसकी बात हो रही है कि वो कंटिन्यूस होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, सो दैट द सॉटूथ फंक्शन, जो आरी आपने देखी होगी, आरी के दांत होते हैं ना, इस तरह से ये सॉटूथ फंक्शन इस तरह से बिहेव करता है। पीरियडिक फंक्शन है, तो जी एक्स इक्वल टू दिस 1/2 to the power n इंटू एच 2 to the power n एक्स इज कंटिन्यूस ऑन आर, वेर जो एच एक फंक्शन है उसका मॉड हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये यूनिफॉर्म, ये कंटिन्यूस है। देखिए कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आप यहाँ कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन की ही कॉपी है जो अभी आपने पढ़ा था। वो पर्टिकुलर केस हमने पढ़ा था, वहाँ 1/2 to the power n रखा हुआ है, यहाँ भी उसमें भी था, और वहाँ क्रॉस लिखा हुआ था एक पर्टिकुलर, यहाँ पर बस ये लिख दिया है कि वो एच एक फंक्शन है जिसका मॉड लेस देन इक्वल टू 1 है। बिल्कुल आइडेंटिकल है, क्योंकि जब इसका मॉड हर एक एक्स के लिए लेस देन इक्वल टू 1 है तो एच ऑफ 2 to the power n एक्स भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये जो जी एन एक्स होगा फिर वो लेस देन इक्वल टू 1/2 to the power n आ जाएगा, जैसा हमने पिछले में किया था। तो फिर वही कॉपी करना है सब कुछ। तो ये कंटिन्यूस है, ये इन जनरल फंक्शन लिखा दिया मैंने। तो वेरिस्टस की इस मेहनत को आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आपके फ्यूचर में कई जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी, या किसी कहीं कोई पूछते भी हैं कहीं पर कि ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन जो हर जगह कंटिन्यूस तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल कहीं भी नहीं है। तो ये अपने आप में जो मैंने बनाया है, ये आपको समझाने के लिए, एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इतनी लंबी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी जितनी मैंने बनाई है कहीं पर, तो ये तो बहुत, इसमें तो बहुत पॉइंट हो जाएंगे जो आप सोचिए अनकाउंटेबल, जहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा, स्लोप सेम आ जाएगा। तो एक्चुअल में ऐसा भी नहीं होगा। अब आप इमेजिन करिए हर पॉइंट पे शार्प बैंड आ रहे हैं, तभी तो नॉन डिफरेंशिएबल है हर जगह। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन माना था। तो सीरीज पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स इक्वल टू समेशन साइन के एक्स अपॉन के क्यूब के फ्रॉम 1 to infinity। ये फंक्शन है आपके पास, मतलब एफ एक्स जो है सीरीज का समेशन है, लिमिट फंक्शन है। प्रूव दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, जो सीरीज का सम आ रहा है एफ एक्स,
वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है प्रूफ करना है, एंड द डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस, ये भी प्रूफ करना है। और दूसरा पार्ट ये है, कैन बी डिटरमाइन इफ एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, क्या एफ जो लिमिट फंक्शन है क्या वो 2 बार डिफरेंशिएबल है, क्या हम ये बता सकते हैं या नहीं। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके सोचिए और उसके बाद ट्राई करिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से पहला पार्ट हम पहले सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग पार्ट ए में इसके जनरल टर्म को एफ एन एच कह देते हैं। तो लेट आपके पास एफ एन एच कितना हो गया, साइन के एक्स अपॉन के क्यू। तो एफ एन एच मॉड इक्वल टू साइन के एक्स अपॉन के क्यूब मॉड, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन के क्यूब। तो सीरीज की जो रियल नंबर्स की जो सीरीज होती है, हमने ये पढ़ा है दिस इज 1 अपॉन एन टू द पावर पी। पी टेस्ट से अगर ये पी 1 से बड़ा हो तो ये कन्वर्जेंट है, तो यहाँ पर देखिए वैसा ही है, 1 अपॉन के क्यूब आपके पास है, और तो ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इसको क्या बोलते हैं, पी टेस्ट। उम्मीद है आपने ये पढ़ा होगा। तो सिंस सिग्मा 1 अपॉन के क्यूब इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, सो एफ एन एक्स जो है ये है, तो ये भी जो होगी आपके पास सीरीज वो क्या हो जाएगी, सिग्मा दिस कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली तो ये सीरीज हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो हम ये देख रहे हैं कि जो हर एक टर्म है, जो नीचे तो के नंबर है, साइन हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन है, हर एक टर्म सीरीज की कंटिन्यूस है और सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो लिमिट फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूटी तो आ गई। क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, ऑल्सो ईच एफ एन एक्स इज कंटिन्यूस, दिस इम्प्लाइज लिमिट फंक्शन जो सीरीज का समेशन है, मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूस। हमें लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी पे बात पूछी गई है, मैंने ये प्रूफ किया कि जो लिमिट फंक्शन है वो क्या है, वो कंटिन्यूस है। अब हम लोग एक हमने थ्योरम पढ़ी थी कि जो ये आपके पास एफ एन है, अगर ये 8 पॉइंट पे भी कन्वर्स कर रहे हैं और जो एफ एन डैश है डेरिवेटिव वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो जो लिमिट फंक्शन होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा। ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल। लास्ट लेक्चर अगर आप मेरा फॉलो करें तो ये सारी चीज़ें मैंने कराई हैं। ये 8 पॉइंट पे भी कन्वर्जेंट है, चलेगा। देखिए जो डेरिवेटिव है आपके पास, डेरिवेटिव में हमेशा क्या है, हर एक डेरिवेटिव आप निकाल पा रहे हैं, और जो डेरिवेटिव वाली सीरीज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो जो लिमिट फंक्शन आपके पास आ रहा है वो भी डिफरेंशिएबल होगा। तो हम इसका यूज़ करते हैं। आपके पास कंटिन्यूटी तो हो ही रही, ये भले ही नहीं पूछी, मैंने ये भी बताया। अब देखिए ये हर एक जो एफ एन एक्स है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, साइन हमेशा स्मूथ फंक्शन है, हमेशा डिफरेंशिएबल है, नीचे तो नंबर है, तो ये और ये जो सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी आ रही है। सिंस each f n x is differentiable, ये हर एक डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और ऑल्सो
ये तो हमने लिख ही दिया कि हर एक ये एफ एन जो सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो हमने डालते हैं एफ एन डैश एट्स, वो क्या आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्रॉस के एट्स अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा, के आ जाएगा यहाँ के क्यूब है। तो अब आप अगर ये देखें कि एफ एन डैश एट्स मॉड, तो क्रॉस के एट्स के स्क्वायर मॉड, और ये भी लेस देन इक्वल टू 1 के स्क्वायर है। तो फिर वही बात पी टेस्ट से, ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब सिग्मा एफ एन डैश जो आपके पास सीरीज होगी इज ऑल्सो कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली। तो अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, देखिए ये डेरिवेटिव वाला जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ये तो 8 पॉइंट पे भी कन्वर्जेंट चलेगा, ये अलग बात है, यहाँ ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो जो लिमिट फंक्शन आएगा वो डिफरेंशिएबल भी होगा। दिस इम्प्लाइज एफ इट्स इज डिफरेंशिएबल। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की थ्योरम्स जितना आसान कर देती हैं, कई बार हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉब्लम है, कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम है, और हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की मदद से कर रहे हैं। आप देखिए, वरना कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हमने बहुत दिन पहले पढ़ ली थी। उम्मीद है आप लोग इसको एंजॉय कर पा रहे होंगे। तो हमने ये दिखाया कि ये आपके पास एक सीरीज है जिसका सम एफ एट्स है, तो एफ एट्स को डिफरेंशिएबल दिखाना था आपके पास, प्रूव दैट एफ एट्स इज डिफरेंशिएबल। और एफ एट्स अगर डिफरेंशिएबल आपके पास है लिमिट फंक्शन, तो एफ डैश एट से एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पर एफ एन डैश देखिए जो आए, एक चीज और पूछी है, एंड दैट डेरिवेटिव एफ डैश एट इज कंटिन्यूअस। अच्छा, हर एक डेरिवेटिव जो है आपके पास क्या है, ये भी लिख लेते हैं, सिंस each f and dash is continuous, ये हर एक एफ एन डैश क्या होगा, ये कंटिन्यूस है या नहीं है। आप देखिए तो क्रॉस पे डिपेंड करता है, वो स्मूथ फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस है। और आपके ये भी है कि जो एफ एन डैश की सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, सिग्मा एफ एन डैश is uniformly convergent. This implies आपके पास जो f डैश होगा लिमिट फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो चूंकि हर एक ये जो टर्म है कंटिन्यूअस है, तो लिमिट फंक्शन भी होगा क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है सीरीज की। तो उम्मीद है आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। इसमें एक पार्ट और पूछा गया है, कैन बी डिटरमाइन इफ एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि ऐसा है या नहीं है। तो अगर आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करें एफ डबल डैश, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस साइन के एट्स अपॉन के मिल जाएगा, 8k आएगा, के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो एफ डबल डैश जो मॉड होगा दैट विल बी लेस देन 1/k। लेकिन आपने अगर 1/n⁻p ये सीरीज के बारे में पढ़ा है, तो इसमें यह था कि p लेस देन इक्वल टू 1 में ये डाइवर्जेंट है। तो ये सीरीज जो है ये क्या है, डाइवर्जेंट है। यहाँ प्रॉब्लम आ गई। तो एफ डबल डैश के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव के लिए कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी उन्होंने पूछी थी, तो सेकंड डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी हम एश्योर नहीं कर सकते। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप उसे नोट्स में बनाइएगा। अभी तक ये था कि ये कन्वर्जेंट थी, तो उससे छोटी सीरीज तो कन्वर्जेंट आ ही रही थी ना, लेकिन अब बड़ी सीरीज डाइवर्जेंट है, तो छोटी के बारे में कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पर कि एफ डबल डैश कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन था। इसमें रीमान के अलावा G.H. हार्डी जो 20th सेंचुरी में महान ब्रिटिश मैथमेटिशियन रहे हैं, उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है।
आप ये जो फंक्शंस मैंने कराए हैं इनकी इम्पोर्टेंस आप गूगल पे जाके पढ़िएगा या यूट्यूब पे कोई वीडियो, आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये काफ़ी डीप मीनिंग लिए हुए हैं, ये ऑर्डिनरी क्वेश्चंस नहीं है। आपके ही फ्यूचर अगर आप समझते हैं चीज़ों को तो आपकी अपनी समझ बेहतर बनेगी। तो इससे डाइवर्जेंस होने की वजह से इसकी कंटिन्यूटी श्योर नहीं हो सकती। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने आज एबेल लेमा प्रूफ किया था उस बेस पर एबेल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट को कैसे करते हैं ये प्रूफ करेंगे। थैंक यू।